हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ बाय डॉक्टर रचना से मैं डॉक्टर रचना ग्रोवर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 21-22 के न्यू करिकुलम के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस आपको इजी फॉर्म में समझाने के लिए। पहले हम लोगों को लगता था कि 10th हमने कर ली, अब 11th-12th पर ध्यान देंगे, और 11th में भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम सीधा 12th को अपना मोटो बनाते हैं। बट CBSE के इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस ने इस तरीके से जो 21 का रिज़ल्ट आया है, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि जिस तरीके से आपके फाइनल टर्म्स इंपॉर्टेंट थे 10th बोर्ड में, वैसे ही आपके 11th के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं और 12th के तो हैं ही हैं। 30-30-40 का रेशो जो नज़र आया, उसने एग्ज़ाम्स की इम्पॉर्टेंस, टर्मिनल एग्ज़ाम्स की इम्पॉर्टेंस और यहाँ तक कि यूटी की इम्पॉर्टेंस को भी क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अब हम टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ताकि CBSE के इस न्यू पैटर्न के हिसाब से ये जो नया टर्न आया है आपकी स्टडीज़ को लेकर, ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने यूटी के एग्ज़ाम्स या टर्मिनल एग्ज़ाम्स या जो भी एग्ज़ाम्स आपके स्कूल में होते हैं, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के बेस पर होते हैं या ऑफलाइन क्लासेस के बेस पर होते हैं, प्लीज़ टेक देम सीरियसली। उन्हें बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, चाहे आप 9th में हैं, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 11th में हैं और चाहे आप 12th में हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका सिलेबस भी बहुत डिडक्ट हो चुका है, सिलेबस भी कम है, तो जस्ट कीप इट इन माइंड कि जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, आप उन चैप्टर्स की रीडिंग बहुत सीरियसली करें। अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, पॉइंट्स को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशंस के सब्जेक्ट्स को लेकर और हर बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। सेकेंड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगी कि चैप्टर को रिवाइज़ करते समय आपको 3 कौन से इम्पॉर्टेंट वेज़ या मैं ये कहूँगी कि 3 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका एक नॉर्मल रीडिंग का, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर हो। चूँकि मैं PhD हिस्ट्री हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स भी हिस्ट्री और पॉल साइंस हैं, तो मैं इसी के बारे में आपको ज़्यादा अच्छा बता सकती हूँ, जिसमें मेरे लिए ये 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं कि स्टूडेंट्स इनको फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप रहेगा नॉर्मल रीडिंग का, जो आप स्कूल की ऑनलाइन क्लास के समय करते हैं या आप घर पर करते हैं। वो नॉर्मल रीडिंग करते समय कीप इट इन माइंड कि आपके हाथ में एक पेन या पेंसिल ऐसी रहे जो उसमें मार्क करते जाए इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट डेट्स को, इंपॉर्टेंट पर्सन्स को, ताकि आपकी कोई भी चीज़ लैक में ना रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं MCQ के बेस पर आपको आने वाली हैं टर्म 1 में, जहां आपके 90 MCQs आने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ध्यान दिया है कि जितने भी MCQs मेन टॉपिक्स में से निकल रहे हैं, उसके साथ साथ हर टॉपिक के बीच में there are some sources, there are some statements, there are some important lines which are giving you transformation, important turning point in the history or in the pol science. Just highlight them. अगर आप अपनी सेकेंड और थर्ड रीडिंग के टाइम पर इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाएंगे, आपका पूरा चैप्टर MCQs के साथ तैयार हो जाएगा। सो देयर इज़ नो चांस कि आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाए या आपका कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ना हो पाए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 में देखा होगा, वर्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ड पॉलिटिक्स, वहाँ पर आपको टाइमलाइंस दी गई हैं। अब टाइमलाइंस कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हम छोड़ दें, तो जस्ट कीप इट इन माइंड। जहाँ पर भी टाइमलाइंस के थ्रू एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एक चेंज नज़र आ रहा है या जहाँ पर किसी की एडिंग हो रही है, किसी की डिलीशन हो रही है, वो कोई भी इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन आप नहीं छोड़िएगा। और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट बुक पॉल साइंस की जिसमें इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस के बीच में इंडिया का रोल आ रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ना। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट 20 मार्क्स। आपके टर्म 1 टर्म 2 में तो आपको ये 3 बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नॉर्मल रीडिंग, highlight the maps, sources and visual statements. Third, try to find the transformation dates and timeline. Now it is about the project जो आपका 20 मार्क्स का है। और आप सोचिए, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हो जाता है तो ये 20 मार्क्स आप बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसको करते समय भी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब आपके टीचर्स ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देते समय या टीचर्स की ये ड्यूटी रख दी गई है कि इनको कराते समय वो आपको गाइडलाइंस देंगी कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाना है। पहले आपका प्रोजेक्ट सिर्फ ज़्यादातर गूगल बेस्ड, विकीपीडिया या सिर्फ NCERT की बुक में से होता था। नाउ यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर टॉपिक, वट एवर द टॉपिक इज़ इन हिस्ट्री एज वेल एज इन पॉल साइंस।
सेकेंड, आपको ध्यान में रखना है कि आप पहले अपने प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग करेंगे, उसके कंटेंट डिसाइड करेंगे, उसकी ग्लॉसरी डिसाइड करेंगे, उसकी बिब्लियोग्राफी डिसाइड करेंगे, पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर अपनी टीचर को आप बताएंगे। एंड थर्ड स्टेज पर वो टीचर आपके बने हुए प्रोजेक्ट के थ्रू आपका वाइवा लेंगे, आपका प्रेजेंटेशन लेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्ट्री एंड पॉल साइंस फॉर 11th and 12th. But keep watching my videos. I am going to tell you about chapter wise information which is very important for you in 11th and 12th. Keep watching. Thank you.